जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम अगस्त 2024 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और टॉपिक होगा आपका हेल्थ सेक्शन। शॉर्ट में जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम्स के लिए फैक्ट उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी ज़्यादातर चीज़ों को इग्नोर करना है, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हीं पर ही फोकस करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो न्यूज़ है वो मलेरिया से रिलेटेड है। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें याद रखना है कि ये किससे कॉज होता है, किससे होता है। प्लाज्मोडियम पैरासाइट से होता है और पैरासाइट्स जो है प्रोटोजोआ के अंदर आते हैं। तो इसमें ये भी क्वेश्चन आ सकता है मलेरिया कैसा डिजीज़ है, प्रोटोजोआ। लाइफ थ्रेटनिंग है बट इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। ठीक है, ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में ज़्यादा प्रिवेलेंट होता है। कंटीजियस नहीं होता, मतलब कैन नॉट स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, मतलब ये नॉन कम्युनिकेबल है। और ये जो जो होता है ट्रांसमिट होता है ये एक्सक्लूसिवली फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटोस होता है, याद रखना, फीमेल एनाफिलिस। इसके जो है कुछ वैक्सीन्स मार्केट में आई हैं जिनका नाम है मॉस्क्यूटरिक्स, RTS या R21 भी बोलते हैं या मैट्रिक्स M भी बोलते हैं। तो सब में M आ रहा है। और मॉस्क्यूटो से आप यहाँ से लिंक कर सकते हो तो आराम से याद कर सकते हो। सिट्रोनेला एक ऑयल है जो सिट्रोना प्लांट से आता है और इसको हम यूज़ करते हैं मॉस्क्यूटो रेपेलेंट के रूप में। ओडोमॉस में भी यूज़ होता है। कैम्फर और तुलसी लीफ से भी हम रेपेलेंट प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं। डीट एक केमिकल है जिसका फुल फॉर्म है NN डाइमिथाइल मेटाटोलोमाइड। इसको भी हम एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं रेपेलेंट प्रोडक्ट्स में। नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान जो मलेरिया का है एलिमिनेशन है वो 2016 से 2030 तक चल रहा है। तो अगर आता है कि मलेरिया फ्री जो कंट्री को हमें करना है 2027 में और एलिमिनेट करना है मलेरिया 2030 में। ठीक है, तो एलिमिनेशन का मतलब है कंप्लीट एलिमिनेशन जो होगा वो 2030 में होगा। और एक बार और याद रखेंगे, वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को मनाया जाता है हर साल। E2025 इनिशिएटिव भी मलेरिया से रिलेटेड है। इसके अलावा आपको नहीं करना है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट है कि मेरा इंडिया भी इस्टेब्लिश किया गया है बाय ICMR, मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस इसका फुल फॉर्म है। अब आते हैं मंकी पॉक्स। ये वायरल जूनोटिक डिजीज़ है। जूनोटिक डिजीज़ क्या होते हैं, जो एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफ़र होते हैं, ऐसे डिजीज़। DRC में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में इसका ओरिजिन हुआ था इस डिजीज़ का। कोई स्पेसिफिक इसका ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है, बाकी इतना इंपॉर्टेंट और ज़्यादा नहीं है इसमें। और एक बार और याद रखेंगे, एमपॉक्स जो होता है, मंकी पॉक्स वायरल डिजीज़ है जैसा मैंने बताया। ये चिकन पॉक्स से रिलेटेड नहीं है। चिकन पॉक्स भी वायरल डिजीज़ है बट चिकन पॉक्स अलग है और मंकी पॉक्स अलग है। चांदीपुरा वायरस, चांदीपुरा एक जगह है महाराष्ट्र में, वहाँ पे ये वायरस का ओरिजिन हुआ था 1965 में। एंडेमिक ये वायरस सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में ही है और ये RNA वायरस है। RNA वायरस याद रखेंगे, ज़्यादातर वायरस RNA ही होते हैं। आपका इबोला वायरस, कोविड हो गया, वेस्ट नाइल फीवर हो गया, तो ये सारे जो आपके हैं, और हेपेटाइटिस C हो गया है, सब आपके RNA वायरस हैं। ठीक है, और याद रखेंगे कि ये जो चांदीपुरा वायरस है ये इन्फेक्शन ज़्यादातर बच्चों में होता है 9 मंथ से 14 ईयर्स के बीच में। इसके अलावा हम आगे देखेंगे, एनोस्मिया क्या होता है। ये होता है कि स्मेल ब्लाइंडनेस से रिलेटेड होता है। इसमें आपकी लॉस ऑफ एबिलिटी टू डिटेक्ट और वन और मोर स्मेल्स। इसमें पार्शियल या फुल लॉस ऑफ स्मेल हो जाता है और एक टेम्पररी या परमानेंट कंडीशन भी इसमें हो सकती है। ज़्यादातर ये जो लोगों में हुआ था वो कोविड-19 के समय पाया गया था। और एनोस्मिया कैन बी ड्यू टू नंबर ऑफ फैक्टर्स हो सकता है, जैसे इंक्लूडिंग इन्फ्लेमेशन नेशनल मुकोशा या ब्लॉकेज हो जाता है नेशनल पैसेज का। ठीक है, तो ये सब रीजंस हो जाते हैं। एक बात याद रखेंगे, एनोमीस एनोस्मिया जो है डिफरेंट होता है हाइपोस्मिया से। लाइम डिजीज़ क्या है, वेक्टन बॉर्न डिजीज़ है, ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है। ठीक, बैक्टीरियम बोरिलिया और बर्ज डॉर्फेरी से रिलेटेड है। बस ये इम्पोर्टेंट याद रखना है कि लाइम डिजीज़ बैक्टीरियल डिजीज़ है, जो कि सबसे कीवर्ड पे ही हमें हमेशा हमें फोकस करना है। ठीक है, 50 चीज़ें लिखी रहेंगी, बस 2 से 3 चीज़ें ही इंपॉर्टेंट है इसमें। जो कि लाइम डिजीज़ क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। इट कैन नॉट स्प्रेड बिटवीन ह्यूमंस। ठीक है, ह्यूमंस के बीच में जो है स्प्रेड नहीं होगा, फ्रॉम पेट्स टू ह्यूमन होता है, जो कि जूनोटिक डिजीज़ बोल सकते हैं हम इसको। थ्रू एयर वाटर और इनसे होता है। ज़्यादातर प्रिवेलेंट नॉर्थ अमेरिका और यूरोप और सम पार्ट ऑफ एशिया में भी है। ठीक है, उसके बाद ऑस्टियोपोरोसिस में आते हैं। ये कंडीशन होती है जिसमें बॉडी के जो बोन्स होते हैं वीक हो जाते हैं और ब्रिटल हो जाते हैं। और इसमें ये किसकी वजह से होता है, ज़्यादातर ये एक हार्मोन होता है ऑस्ट्रोजन, जो काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करता है ग्रोथ और फॉर्मेशन ऑफ न्यू बोन्स में।
कंडीशन क्या होती है, एक मेनोपॉज एक स्टेज होती है फीमेल्स में। तो ये मेनोपॉज, आफ्टर मेनोपॉज क्या होता है, डिक्रीज्ड फंक्शन ऑफ ओवरीज, ओवरीज का जो है फंक्शन डिक्रीज हो जाता है और वो एस्ट्रोजन जो है वो नहीं बनाती है। ठीक है, एस्ट्रोजन बीइंग डिप्लीटेड इन द बॉडी, और जैसे जैसे एस्ट्रोजन खत्म होता है तो वैसे वैसे लॉस ऑफ बोन मास भी होता है और उसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होती है। ध्यान देंगे ये ज़्यादातर एजिंग वेमेन में होता है। और इसके लिए एक अभी रिसर्च किया गया था, CCN3 हार्मोन है जो इंक्रीज कर सकता है बोन मास इन पोस्ट पार्टम लैक्टेटिंग मदर्स में। इसके बाद आता है ट्राइकोफाइटन आइडोटिनी। ठीक है, ये फंगल इन्फेक्शन है, याद रखेंगे, ड्रग रेजिस्टेंट फंगल इन्फेक्शन है ट्राइकोफाइटन। राइज ऑफ ट्राइकोफाइटन आइडेंटिटी इमर्जिंग इन सिग्निफिकेंट हेल्थ कंसर्न इंडिया में है। इसको हम रिंग वॉर्म और जॉक इच भी बोलते हैं। और ये इंपॉर्टेंट ये भी है कि इट कॉजेज परसिस्टेंट इन्फ्लेमेटरी इची स्किन हो जाती है इसमें। ऑल एजेस और जेंडर्स में होता है। इसके बाद आता है MRI स्कैन हम करवाते हैं। तो MRI एक नॉन इन्वेजिव डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है, ठीक है, जिसमें हम इमेजेस निकालते हैं सॉफ्ट टिश्यूज विद इन द बॉडी, बॉडी के जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं उसकी इमेजेस हम निकालते हैं इसमें। और इमेजिंग वेरियस बॉडी पार्ट जैसे ब्रेन का हम निकालते हैं, MRI स्कैन हो करते हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो गया, स्पाइनल जॉइंट, मसल्स, लीवर, आर्टरीज। ठीक है, अनलाइक एक्सरे, ठीक, विच इज़ यूज रेडिएशन। याद रखना कि एक्सरेज में हम रेडिएशन यूज़ करते हैं। MRI स्कैन जो होता है उसमें हम मैग्नेट, पावरफुल मैग्नेट और रेडियो वेव्स यूज़ करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना डिफरेंस है कि एक्सरेज में हम रेडिएशन यूज़ करते हैं, MRI में पावरफुल मैग्नेट्स और रेडियो वेव्स यूज़ करते हैं। ठीक है, टू क्रिएट डिटेल इमेजेस ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज विद इन द बॉडी। इसके बाद हम देखेंगे सुक्रालोज। सुक्रालोज क्या होता है कि नो कैलोरी आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है। ठीक, सो ये आर्टिफिशियल स्वीटनर है, इसमें कैलोरी नहीं होती है और ये इंटेंस स्वीटनेस देता है विदाउट एडिंग कैलोरीज। तो इसको हम मल्टी स्टेप केमिकल प्रोसेस से इसको हम बनाते हैं। और अगर हम देखें तो 600 टाइम्स स्वीटर होता है देन शुगर, सुक्रालोज। और इट कैन बी यूज इन एनी टाइप ऑफ फूड और बेवरेज इन अ जनरल पर्पज स्वीटनर। और इसके अलावा हम इसको तो याद रखेंगे, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, सुक्रालोज एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है जो नो कैलोरी, इसमें कैलोरीज नहीं। और इसके अलावा एक रिसेंट स्टडी भी की गई, रिप्लेस करें हम टेबल शुगर विद सुक्रालोज तो लीड्स टू स्लाइट इंप्रूवमेंट इन बॉडी वेट, वेस्ट सरकमफेरेंस एंड BMI। और सुक्रालोज कैन बी बेनिफिशियल फॉर डायबिटीज एज अ शुगर सब्स्टिट्यूट। इसके बाद A1 और A2 मिल्क बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है और काफ़ी महंगा मिलता है, खासकर A2 मिल्क। तो एक केजिन नाम का एक प्रोटीन होता है, मिल्क प्रोटीन होता है, जिसे 80% जो आप मिल्क प्रोटीन वो केजिन से बना होता है और इज़ वन ऑफ द 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन फाउंड इन मिल्क। ठीक है, 2 तरह के प्रोटीन होता है, केजिन होता है, एक वे होता है। केजिन ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, A1 एंड A2 आर जेनेटिक वेरिएंट्स ऑफ केजिन प्रोटीन। तो केजिन प्रोटीन A1 और A2 जो है मिल्क में पाया जाता है, मिल्क फ्रॉम बोथ दीज बीटा केजिन्स। ठीक है, और बट A2 जो है उसमें आपका सेकेंड वन पाया जाता है। ठीक है, A2 मिल्क में। देखिए, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स जो है विच आर ब्रांडेड A2 टेंड टू बी चेंज चार्ज एट अ प्रीमियम। जो भी मिल्क को ब्रांड किया जाता है A2 से उसमें प्रीमियम चार्ज किया जाता है, क्योंकि ठीक है, प्रीमियम एक प्राइस चार्ज किया जाता है, काफ़ी महंगे मिलते हैं, बट इसका कोई कंसेंसस अभी तक नहीं मिला कि बहुत ही अच्छे होते हैं। ठीक, FSSAI रेगुलेशन डू नॉट रिकॉग्नाइज दिस डिस्टिंक्शन ऑफ A1 A2, जो है फूड सेफ्टी जो स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको नहीं मानती है A1 A2 के बारे में। डेंगीयाल क्या है, इंडिजिनस डेंगू जो है वैक्सीन है। रिसेंटली ICMR एंड पैनिकिया बायोटेक लिमिटेड ने अनाउंस किया है इंडिया का फर्स्ट एवर फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल ऑफ डेंगू वैक्सीन। करंटली अभी तक हम इसको ध्यान में रखेंगे कि कोई भी एंटीवायरल ट्रीटमेंट या लाइसेंस वैक्सीन डेंगू के लिए नहीं है। डेंगी ब्रेक बोन फीवर होता है, वायरल, याद रखेंगे पहली बात तो वायरल इन्फेक्शन होता है डेंगू, ट्रांसमिटेड द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एडीज मॉस्कीटो। अभी हमने मलेरिया पढ़ा था, इसके बाद हम पढ़ रहे हैं फीमेल एडीज। अच्छा, मलेरिया में हमने ध्यान होगा कि अभी तुरंत पढ़ा था कि जो मलेरिया होता है वो होता है आपका फीमेल एनाफिलिस मॉस्कीटो से, बट यहाँ पर जो आपका डेंगू है वो होता है फीमेल एडीज से। तो एनाफिलिस और एडीज अलग अलग है, याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। तो फीमेल एडीज जो है वो चिकनगुनिया और जीका भी इसी की वजह से होता है। ठीक, याद रखेंगे, फीमेल एनाफिलिस से आपका मलेरिया होता है। ठीक, और एडीज से आपका होता है डेंगू और चिकनगुनिया और जीका। डेंगू जो है वो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में पाया जाएगा और इट कैन स्केलेट सीवियर कंडीशन लाइक डेंगू हीमोरेजिक फीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम भी होता है। अभी तक कोई भी एंटीवायरल ट्रीटमेंट या लाइसेंस वैक्सीन नहीं है। BPAL और M क्या होता है, ये नई ड्रग है
फॉर ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। ठीक है, अगर किसी को ड्रग रेजिस्टेंट टीबी होता है, देखिए ड्रग रेजिस्टेंट टीबी क्या होता है, जब आपके बॉडी में ड्रग रेजिस्ट करने लगे, टीबी होने पर ड्रग का रेजिस्टेंट हो जा रहा है, ड्रग काम नहीं कर रहा है, तो आपको ड्रग रेजिस्टेंट टीबी होता है। और उसके लिए ही आए हैं बी पाल और एम, न्यू ड्रग रेजिमेंट फॉर ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है। बी पाल और एम इज़ अ शॉर्टर मोर इफेक्टिव ट्रीटमेंट है फॉर ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, रिकमेंडेड बाय WHO 2022। तो इसको जो है रिकमेंड किया है WHO ने 2022 में। यूटिलाइज करता है बी पाल जो है 3 जो है ड्रग, बेडाक्विलिन, प्रेटोमेनिड और लिनेजोलिड। ठीक, इसको हम और एंटायरली ओरली लेते हैं, नो इंजेक्शन, बाकी इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके आते हैं लिकेम्बी के आगे। लिकेम्बी क्या होता है, एक अल्जाइमर ड्रग है, याद रखें लिकेम्बी एक अल्जाइमर ड्रग है। ये फर्स्ट मेडिसिन है टू शो सम इम्पैक्ट ऑफ इन स्लोइंग प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज। ठीक, तो अल्जाइमर की जो डिजीज है उसको कहीं ना कहीं स्लो करता है उसका प्रोग्रेस को, लिकेम्बी। ठीक, अब एक और ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि नो, यहाँ पे आता है सीरो सर्वे। सीरो सर्वे क्या होता है, ये टेस्टिंग ऑफ ब्लड है, कलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ जो ब्लड है फ्रॉम अ स्पेसिमेन ऑफ डिफाइंड पॉपुलेशन ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। तो जो ब्लड को हम कलेक्ट करते हैं और टेस्ट करते हैं उसी को हम बोलते हैं सीरो सर्वे। नो ट्रायल फॉर ड्रग्स, एक यूनियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वेव द रिक्वायरमेंट फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स इन इंडिया। कोई भी अगर ड्रग अप्रूव करती है US, UK, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या कोई यूरोपियन यूनियन कंट्री, तो उस ड्रग का ट्रायल जो है इंडिया में फिर नहीं होगा। ठीक, इसके बाद ऑर्फन ड्रग क्या होता है, ये ऑर्फन ड्रग फार्मास्यूटिकल एजेंट है जो डेवलप किया जाता है टू ट्रीट सर्टेन रेयर मेडिकल कंडीशंस। ठीक है, कुछ रेयर मेडिकल कंडीशन होती है, उसके लिए हम ऑर्फन ड्रग यूज़ करते हैं। इंडिया में कोई अभी स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है ऑर्फन डिजीज़ की। WHO क्या कहती है कि डिजीज़ ऐसे डिजीज़ होते हैं विच हैव अ प्रिवेलेंस ऑफ 1 और लेस इन एवरी 1000। 1000 में अगर उसमें एक या उससे कम पाया जा रहा है केसेस, तो उसे हम ऑर्फन डिजीज़ या रेयर डिजीज़ कंडीशन में डाल सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है, ऑर्फन और रेयर डिजीज, आर सिस्टिक फाइब्रोसिस बोल सकते हैं या डंकन सिंड्रोम। फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स क्या होते हैं, FDCs। FDC मतलब होता है जो ऐसे प्रोडक्ट जिसमें 2 या उससे ज़्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो है पाए जाते हैं, उन्हें हम कॉकटेल ड्रग्स भी बोलते हैं। ठीक है, और एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक जो एक्ट है 1940, FDC जो है कंसिडर्ड न्यू ड्रग एंड सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जस्ट इशूज अप्रूवल। ठीक, तो अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे जो FDC है वो हम कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं कफ कोल्ड फीवर की जो मेडिसिन बनाने में, या एंट्री बाइक्रोबियल्स विटामिन मिनरल्स हो गया। रिसेंटली अभी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने प्रोहिबिट किया है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कम से कम 156 FDC कॉम्बिनेशन मेडिसिन। ठीक है, इसमें कुछ कुछ आपके एंटीबायोटिक पेन किलर्स वगैरह भी आते हैं। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, CDSCO, याद रखना, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो एक दिमाग में रखेंगे स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है, ऐसी बॉडी जो जिसके लिए पार्लियामेंट में बिल आया है या पार्लियामेंट द्वारा जो लॉ बनाया गया है, लॉ बनकर आया है, उसे हम उसको हम स्टैट्यूटरी बॉडी के कैटेगरी के अंदर डालते हैं। तो ये जो स्टैट्यूटरी बॉडी है इसको ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अंदर बनाया गया है। ये एक सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी है। ठीक है, CDSCO, और वर्क करती है अंडर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ जो है सर्विसेज, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर में आती है। ये कंट्रोल करती है, याद रखें सबसे मेन जो फंक्शन है, ये मेन पॉइंट इसमें यही है कि इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स, अप्रूवल ऑफ न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स, मीटिंग ऑफ ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इसके अलावा सेंट्रल लाइसेंस अप्रूविंग अथॉरिटी के रूप में भी काम करती है CDSCO। तो इंपोर्ट करना ड्रग का, अप्रूवल करना नए ड्रग्स का, क्लिनिकल ट्रायल्स, ये सब कौन इसके लिए बॉडी जिम्मेदार होती है, CDSO, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, ठीक है, ये कौन सी बोर्ड होती है, ये हाईएस्ट स्टैट्यूटरी डिसीजन मेकिंग बॉडी है ऑन टेक्निकल मैटर रिलेटेड टू ड्रग्स इन इंडिया। ठीक है, तो ये भी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अंदर एस्टेब्लिश किया गया था। ये पार्ट ऑफ CDSO है, मतलब CDSO के अंदर ही आती है। ठीक, नोडल मिनिस्ट्री फैमिली मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आती है। फंक्शन इसका मेन याद रखना कि एडवाइस करती है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन टेक्निकल मैटर अराइजिंग आउट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे ASUDTEB। ठीक है, आयुर्वेदा सिद्ध एंड यूनानी ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एस्टेब्लिश किया गया था अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940। ये एक्सपर्ट बॉडी है जो स्टैंडर्ड सेट करती है, रिकमेंड करती है रिलेटिंग टू रेगुलेशन ऑफ आयुष ड्रग्स। आयुष का मतलब आयुर्वेदा, यूनानी, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी। ठीक, इसके बाद आता है नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, स्टैब्लिश हुआ था 1992 में।
डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ये, और ये फॉर्मुलेट करती है पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ HIV एड्स इन इंडिया। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, याद रखेंगे, और एस्टिमेट करती है हर 2 साल में, ठीक, इन कोलेबोरेशन विद ICMR। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, देखिए जो भी ड्रग्स की प्राइसिंग हो रहा होती है ये अथॉरिटी जो है तय करती है, ठीक है। तो इसको NPPA बोल सकते हैं, इज एन इंडिपेंडेंट रेगुलेटर रिस्पॉन्सिबल कंट्रोलिंग एंड रेगुलेटिंग ड्रग एंड मेडिकल डिवाइसेस प्राइसेस, ठीक है। जो भी ड्रग्स एंड मेडिकल डिवाइस की जो प्राइसेस उनको रेगुलेट करती है अफोर्डेबल, ताकि अफोर्डेबल रेट पे इंडिया में मिले। स्टैब्लिश किया था 1997 में। और ये याद रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है, इसको सब लोग हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर मार देते हैं, जो कि फार्मा से रिलेटेड है। तो ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंदर आता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे यहाँ पे। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, इम्प्लीमेंट एंड इन्फोर्स करता है ड्रग प्राइसेस कंट्रोल ऑर्डर, मॉनिटर ड्रग अवेलेबिलिटी, आइडेंटिफाई करता है शॉर्टेजेस एंड टेक करेक्टिव एक्शंस, कलेक्ट करता है, मेंटेन करता है डेटा ऑन ड्रग प्रोडक्शन, फिक्स करता है, जैसे मैंने बताया, सेलिंग प्राइस ऑफ शेड्यूल एजेंशियल ड्रग्स एंड मॉनिटर्स MRPs। इसके बाद पैथोजेंस प्रायोरिटाइजेशन रिपोर्ट WHO निकालती है। 30 प्रायोरिटी पैथोजेंस इन जो है पैथोजन प्रायोरिटाइजेशन रिपोर्ट्स निकाला है 30 जो है पैथोजेंस के लिए, जिसमें निपा वायरस, इबोला, जीका वायरस, ये सब आते हैं। फिर आता है आपका पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी इंटरनेशनल कंसर्न, ठीक है। अंडर दिस पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी इज डिफाइंड, इसको इसी के अंदर है, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी को डिफाइन किया जाता है, और होता है कि एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट, ठीक है। पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी क्या होता है, मतलब एक ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट होता है विच इज डिटरमाइंड एज प्रोवाइडेड इन दीज रेगुलेशंस, ठीक। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिक्लेयरिंग एन इवेंट एज एन इमरजेंसी लाइज विद द डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO, याद रखना, ठीक है। जैसे कोविड को भी किसने डिक्लेयर किया था, डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO का हेडक्वार्टर कहाँ, जेनेवा। और अभी तक 7 इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज डिक्लेयर की जा चुकी है, जिसमें H1N1 आता है, पोलियो, इबोला, जीका, इबोला, ठीक है, इबोला जो वेस्ट अफ्रीका, इबोला आउटब्रेक कोंगो, ठीक। उसके बाद COVID-19 और मंकी पॉक्स, ये सभी को डिक्लेयर किया जा चुका है। WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर जो है अभी बनाया गया है गुजरात जामनगर में 2022 में, और ये एक नॉलेज सेंटर होगा फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। ये फर्स्ट ग्लोबल आउटपोस्ट सेंटर है फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन अक्रॉस द ग्लोब एंड वॉज स्टेब्लिश्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। फिर गावी अलायंस आता है, गावी अलायंस 2010 में बना है, पब्लिक प्राइवेट ग्लोबल वैक्सीन अलायंस है यार। इसमें पब्लिक बॉडीज़ भी होती हैं और प्राइवेट बॉडीज़ भी होती हैं, ठीक है, इसमें पार्ट होती हैं। और इसका एम यही होता है कि इम्यूनाइजेशन जो है पुअर कंट्रीज़ में जाए, मतलब वहाँ तक पहुँचे। मेंबर कंट्री WHO, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक, ये सब मेंबर कंट्रीज़ हैं। गावी हैज़ ऑब्जर्वर स्टेटस इन वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, याद रखना। इंडिया स्टार्टेड रिसीविंग सपोर्ट फॉर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम फ्रॉम गावी इन 2002 में ही। इंडिया इज द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ वैक्सीन्स टू गावी, ठीक। और याद रखना, गावी जो है जेनेवा में हेडक्वार्टर है, स्विट्जरलैंड। कोलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन, इसको सेपी बोलते हैं, 2017 में लॉन्च किया गया था। सेपी कोलिशन है एक ऐसा कोलिशन जहाँ जिसमें एपिडेमिक से रिलेटेड प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस होते हैं, ठीक। ग्लोबल पार्टनरशिप बिटवीन पब्लिक, प्राइवेट और फिलैंथ्रोपिक, सिविल सोसाइटी वगैरह इसमें होते हैं। और याद रखेंगे, इस फंडेड बाय वेलकम ट्रस्ट, बिल, मिलिंदा गेट्स फाउंडेशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये सब आते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे, जापान और इंडिया भी है, ठीक है। जर्मनी हेडक्वार्टर इसका ओस्लो और नॉर्वे में। याद रखना कि सेपी में इंडिया भी पार्ट है, वो भी फंड करती है, ठीक। तो ये रहा इंपॉर्टेंट हेल्थ से रिलेटेड। ऐसे ही जो है टॉपिक वाइज करंट अफेयर जो अगस्त से रिलेटेड है वो जल्दी जल्दी मैं लाता रहूँगा। इसके बाद नेक्स्ट मंथ करेंगे। जय हिंद।